तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बर्न। बर्न एमएसएन के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है, और बर्न के अंदर ऐसा कोई ईयर नहीं गया कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बर्न का क्वेश्चन नहीं है। और बर्न जो है वो फर्स्ट एड के अंदर भी पूछा जाता है, यानी कि आपको फर्स्ट एड के अंदर जो टॉपिक है नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर, उसमें भी बर्न का क्या होता है, जिक्र होता है। बर्न का मतलब जलना, जल गया, आग लग गई, उसको क्या बोलते हैं, बर्न बोलते हैं। समझ गया, वेरी गुड। तो बर्न फायर दिखा रखा है ना, आग का निशान है। बर्न इज डिफाइंड एज वुंड कोज बाय एक्सोजीनस एजेंट लीडिंग टू कोगुलेटेड नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू, यानी कि बर्न वो है जो बाहर के एक्सोजीनस जो भी है उससे क्या हो रहा है, उसकी वजह से, जलने की वजह से कोगुलेट नेक्रोसिस हो रहा है, यानी कि वहाँ पे स्किन जो है वो खराब हो गई, वो कोगुलेट नेक्रोसिस हो गया। अब बर्न होने की क्या क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी जो वजह हो सकती है, कोई भी थर्मल यानी गर्म चीज़ों से, कोई केमिकल की वजह से, या इलेक्ट्रिकल करंट आने की वजह से भी हो सकता है, और ज़्यादा ठंड की वजह से, कोल्ड की वजह से भी। मान लो बहुत माइनस टेम्परेचर है भारत में, सियाचिन में, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट के केस भी हो जाते हैं, ज़्यादा ठंड की वजह से भी जो है वैसोस्पाज्म होने की वजह से, या फिर स्किन का जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और रेडिएशन की वजह से, कोई भी रेडिएशन की वजह से भी बर्न हो सकता है। ये बर्न होने के बड़े कारण हैं जो आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। अगला जो बर्न का कारण है, स्केल्ड बर्न। स्केल्ड बर्न का मतलब है कि जो भी डोमेस्टिक, घरेलू ज़्यादातर जो बर्न होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन होम, घर पे इंजरी होती है। जैसे कोई पानी में, गर्म पानी में हाथ जल गया, या कोई गर्म लिक्विड था, दूध था, तेल था, इस टाइप का जो गर्म चीज़ है, या कोई गर्म खाना था, उसकी वजह से जो बर्न हो गया। इसमें ज़्यादातर जब होता है बर्न, जब टेम्परेचर 136 डिग्री से ज़्यादा हो, 136 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसकी वजह से क्या होता है, बर्न होता है। टेम्परेचर लेस देन 111 फ़ारेनहाइट, टॉलरेंस फॉर द लॉन्ग पीरियड, 111 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा जो स्किन है वो सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा बढ़ने पे हमारा स्किन सहन नहीं करेगा, और लंबे समय तक सहन नहीं करेगा, और उसके बाद में क्या हो सकता है, हमारा जो स्किन है वो डैमेज हो सकता है, जल सकता है। जैसे कि फोटो में दिखाया गया, एक बच्चे को दिखाया गया है जिसको स्केल्ड बर्न हो रखा है, और एक साइड में फोटो दिखा रहेगा फ्लेम बर्न, यानी कि आग की वजह से, आग की लो की वजह से। और स्केल्ड बर्न का मतलब कोई गर्म चीज़ उस पर गिर गई, दूध, घी, तेल या गर्म पानी, इस टाइप के जो बर्न हैं वो सबसे ज़्यादा जो केस है वो देखे जाते हैं घरेलू केस में अंदर देखे जाते हैं। और जो कॉमन इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो लोग काम करते हैं, और वो भी हो सकता है। मान लो किसी को केमिकल बर्न हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या हो गया, केमिकली बर्न हो गया, और इसकी वजह से उसको जलन हो गई। जैसे बाबा जी का फोटो दिखा रखा है, ये केमिकल एसिड बर्न है। केमिकल एसिड की बर्न की वजह से इस बाबा जी का जो है फेस पूरा बर्न हो गया है, कोज्ड बाय कंसनट्रेट एसिड और एल्कलाइन, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन की वजह से भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो एसिड है, एसिड अटैक के भी केस आते हैं, है ना, इस तरीके के भी हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि इसमें ये भी कारण हो सकता है। वर्स देन अदर टाइप ऑफ बर्न विथ एंट्री एंड एग्जिट वोल्ट। एक जलने का एंट्री होगा, एंट्री का मतलब जहाँ से अपने जला है, और कई बार उसका एग्जिट भी होगा। ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल बर्न, यानी कि जहाँ से करंट लगा है, जहाँ से करंट लगा, एक वहाँ पे घाव रहेगा, और एक वापस करंट फूटा है, जहाँ से करंट निकला है उस दो जगह पे घाव रहेगा इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर, इनकी करंट लगने की वजह से। मे स्टॉप द हार्ट एंड डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इलेक्ट्रिकल करंट लगने की वजह से हमारा जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो फेल हो सकता है, और सांस भी हमारी फेल हो सकती है, जिसमें डेथ का कारण बन सकती है। मे कोज थ्रोम्बोसिस एंड कैटरैक्ट, इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, और आंखों की रोशनी, कैटरैक्ट भी जा सकती है। फिर है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन की वजह से ये जो महिला दिख रही है आप लोगों को, ये इसका जो है नेक, शोल्डर और बैक जो एरिया है, और इसका जो हाथ है वो रेडिएशन फ्लैश बर्न हो रखा है, कोज ड्यू टू दी रेडिएशन। रेडियो एक्टिव एक्सप्लेनेशन, एक्सरे की वजह से, न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से, या कैसे सीटी वगैरह जांच करते हैं, या अपन रेडियोथेरेपी देते हैं कैंसर के मरीज को, उसमें भी ये हो सकता है। तो ये एक रेडिएशन बर्न है। अगला है फिजियोलॉजिकल ऑफ बर्न। पैथोफिजियोलॉजी बर्न की क्या है, कैसे जो बर्न है हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। ज़्यादातर जो बर्न के अंदर जो केस दिखे जाते हैं वो फ्लूइड की कमी के कारण होता है। जैसे अभी अपने भी कांड हुआ था यहाँ जोधपुर में, पास में गांव, को कौन सा गांव, घूंगरा कांड हुआ ना, गैस शादी के अंदर गैस सिलेंडर जो है फट गए। आपने देखे होंगे इतनी भयंकर आग लगी कि जो
औरतें थी, उनके जो है आभूषण थे जो सोने के, वो भी पिघल गए, है ना। तो ये एक ट्रेजेडी हुई है, जो दुखद घटना थी। तो इसमें जो बॉडी का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से आदमी शॉक में चला जाता है। बर्न के मरीज के अंदर अपन को रैपिड फ्लूइड का क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट करना होता है, फटाफट हमें फ्लूइड को चढ़ाना होता है। तो फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है, पीरियड ऑफ द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स चालू हो जाता है। वेसल एडजेंट्स टू बर्न इंजुरी, डायलेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। ये जो प्रेशर है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा, और जो वेसल्स की जो सेल की परमेबिलिटी कैपेसिटी है ये भी बढ़ जाएगी। कंटिन्यू लीक ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस टू इंटरटीशियल स्पेस, यानी कि जो फ्लूइड इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर है, उस सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, इंटरटीशियम में आ जाएगा, और पूरी बॉडी में एडिमा कोज कर देगा, और ये पूरी बॉडी जो अंदर सेल के अंदर जो फ्लूइड की कमी है वो हो जाएगा, और बॉडी में एडिमेटस हो जाएगा, पानी पानी जैसी भर जाएगी, बॉडी सूज जाएगी। ये इसलिए होता है कि वहाँ का जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो गया है, एसोसिएट इम्बैलेंस हो गया फ्लूइड का, और सारे जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड पाया जाता है वो पोटेशियम पाया जाता है, तो पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया, और पेशेंट का बफर सिस्टम भी इम्बैलेंस हो गया, और हीमो कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब हो गई। अब ब्लड के अंदर से फ्लूइड चला गया और वॉल्यूम कम हो गया, तो बीपी भी फॉल हो सकती। ये जो इनिशियली है वो चालू हो जाता लास्ट 24 to 30 आवर्स के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। फ्लूइड कैसे अपन इसको रिसक्सिटेशन करते हैं, किस तरीके से अपन इसको फ्लूइड लगाते हैं। कैपिलरी लीक, कैपिलरी जब लीक होगा, इस फ्लूइड को अपन बैक टू शिफ्ट इन सर्कुलेशन, वापस इसको सर्कुलेशन के अंदर शिफ्ट करना है, इनकी रीस्टोर करना है। रीस्टोर इसलिए करना है कि अब कार्डियक आउटपुट बढ़े और किडनी के पास भी अप्रोप्रिएट जो है ब्लड जाए और ये अपना काम करे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, डायूरेसिस या कंटिन्यू इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करना, और सोडियम की कमी है उसको ठीक करना, पोटेशियम कम हो गया उसको भी ठीक करना, और हीमोडाइल्यूशन भी इसको करना है। रेस्पॉन्स सी टू बर्न, जब भी बर्न होए सबसे पहले हमें ये एक इमरजेंसी फेज है, पेशेंट को दर्द बहुत होता है, पेनफुल रेस्पॉन्स है, कैटाकोलामाइन रेस्पॉन्स है, ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा, सांस भी जल्दी जल्दी लेगा, ट्रेकिपीनिया हो जाएगा, और बीपी भी बढ़ जाएगा, और पेशेंट को एकदम एंजाइटी रहेगी। और फ्लूइड शिफ्ट फेज स्टेज लेंथ 18 to 24, जो 18 से 24 घंटे में जो फ्लूइड है उसको अपन को शिफ्ट करना है। और बिगिन आफ्टर इमरजेंसी फेज, जो इमरजेंसी फेज है उसमें हमसे सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड है वो रिसक्सिटेट करना है, पहुंचाना है। हमारा जो टारगेट है वो 6 से 8 घंटे के अंदर, इनिशियल जो स्टेज के अंदर है वो उसको फ्लूइड को ज़्यादा देना है, और जो ब्लड फ्लो है हमें उसको बढ़ाना है, और जिससे जो है ब्लड फ्लो बराबर आ सके। और कुछ हमें जो रिपोर्ट है वो भी फटाफट करना है, रेस्पॉन्ड करना है। लास्ट फॉर डे टू वीक, ये एक बहुत पेनफुल स्टेशन होता है, पेशेंट का फ्लूइड भी रिप्लेस करना है। इसके अलावा यदि पेशेंट का हमें प्रायोरिटी है, यदि एयरवे में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट एयरवे देखना है, और जो स्कार्स हो गए, जो वुंड ओपन हो गए, उन पर ड्रेसिंग करना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, पेशेंट के पेन को मैनेजमेंट करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। पेन पेशेंट को भयंकर होता है, यदि डीप एकदम से फुल बर्न है तो उसमें तो पेन नहीं होता है, इसमें भी अलग अलग डिग्री में अलग अलग हमें मैनेजमेंट करना है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, इसको अपन ने क्लासिफिकेशन किया गया बर्न को अलग अलग डिग्री के अंदर। फर्स्ट डिग्री बर्न, सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री को अपन ने सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बोला। डीप हो गया उसको सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ऐसे अपन ने एक डिग्री बता रखा है कि जो आपको डायग्राम में बता रखा है कि ऊपर का जो एपिडर्मिस है, क्या है, ऊपर का जो एपिडर्मिस है, ये यदि अफेक्ट हुआ तो उसको अपन ने फर्स्ट डिग्री बर्न कहा। फर्स्ट डिग्री में नो प्रॉब्लम होती, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपन सन बर्न, जैसे मान लो तेज़ धूप में चले गए, है ना, तब भी अपन को क्या हो सकता है, सन बर्न की वजह से फर्स्ट डिग्री हो सकता है, स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। सेकंड बर्न जो डिग्री है वो थोड़ा डीप है, एपिडर्मिस के बाद में उसमें क्या इन्वॉल्व होगी, डर्मिस, फिर क्या होगी, हाइपोडर्मिस, इनकी सबक्यूटेनियस फैट, और इसके अलावा यदि हड्डी दिखने लगी तो पूरा जल गया। फिर पेशेंट को पेन नहीं होगा क्योंकि नर्व भी जल गई, नर्व जल गई तो फिर पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो ये एक अपने क्लासिफिकेशन बताया कि क्या क्या बर्न की जो है डिग्री हो सकती है। यदि फर्स्ट डिग्री की बात करें, पहला डिग्री जो बर्न है, इसके अंदर जो एपिडर्मिस जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, एपिडर्मिस, इनकी ऊपर की जो लेयर है उसमें ही बर्न हुआ है। तो हमें स्किन कैसी नजर आएगी, स्किन में रेडनेस नजर आएगी, लाल हो जाएगी। जैसे मान लो तुम किसी गर्म ऑब्जेक्ट के टच में आते हो या उसको पकड़ लेते हो तो एकदम से तुम्हारी स्किन क्या हो जाती है, धूप में जाने की वजह से भी लाल हो जाती है। पेन एट बर्न साइड, आपके दर्द चालू हो जाएगा, जिस एरिया में बर्न हुआ है लोकली वहाँ पेन चालू हो जाएगा, और पेन ज़्यादातर कहाँ रहेगा, ऊपर वाले हिस्से में ही रहेगा। और ब्लिंच टू टच, कब ज़्यादा रहेगा, उसको टच करने पे भी ज़्यादा दर्द होगा।
हैव ए इंटैक्ट एपिडर्मल बैरियर, डू नॉट रिजल्ट इन स्कारिंग। इसकी वजह से क्या नहीं होगा, स्कार नहीं होगा, भाई निशान नहीं छूटेगा। ये जो लेयर गई ये कुछ साल कुछ टाइम के बाद 1 वीक विद इन 10 to 15 डेज ये वापस ठीक हो जाएगा और इसमें कोई तरीके का निशान नहीं रहेगा। इसमें ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, आपको बचाव उपचार है या फिर आपको कोई टॉपिकल दवा लगा सकते हो और इस तरीके के एजेंट को एनएसआईडीज वगैरह वहाँ पेन इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आप नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का एक टॉपिकल ऑइंटमेंट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सेकेंड डिग्री बर्न, इंटेंस स्किन, स्किन जो है वो देखो इतनी एपिडर्मिस के बाद डर्मिस भी चला गया, वाइट टू रेड, स्किन क्या हो जाएगी, पहले वाइट वाइट नजर आएगी और फिर लाल हो जाएगी और वहाँ पे एक ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, फफूले जैसा हो जाएगा वहाँ पे और एकदम से वहाँ पे आपको देखेगा कुछ जो है फफूले जैसा बन गया और इन्वॉल्व डर्मिस और पेपिलरी लाइन्स ऑफ द डर्मिस, एपिडर्मिस के साथ में डर्मिस भी चली जाएगी और डर्मिस का पेपिलरी लाइन भी चला जाएगा, स्वेयर हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड वगैरह ये सब अफेक्टेड हो जाएगा और वहाँ पे एक ब्लिस्टर बनने की वजह से वहाँ एक फफोला बन जाएगा और फफोला बनने की वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगी, पानी भर जाएगा, एडिमेटस नजर आएगा। वेरी पेनफुल सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा पेशेंट को इसमें पेन होता है और तीखा वाला पेन होता है, नो मिनिमल स्कार और ज़्यादातर इसका जो है थोड़ा बहुत जो है स्कार आपको नज़र आ सकता है और वो भी लंबे समय से बाद या कुछ आपने टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाने के बाद ये भी ठीक हो सकता है। स्पॉन्टेनियस रीएपिथेलियम फ्रॉम दी रिटेनिंग एपिडर्मिस स्ट्रक्चर इन 7 to 14, 7 से 14 दिन लगेगा, ये घाव भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर है सेकेंड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न को अपन इसमें भी अलग अलग, एक तो पार्शियल का मतलब ऊपर, एक सुपरफिशियल, एक क्या बताया गया, सुपरफिशियल बताया गया। इंजुरी टू डीपर लेयर डर्मिस रेटिकुलस डर्मिस, एपियर पेल जैसा हो जाएगा, मोटेल हो जाएगा, डू नॉट ब्लिंच टू टच और कैपिलरी रिटर्न स्लज और अब्सेंट रहेगी और 13 से 45 दिन जो है हील करने में इसको लगेगा। ये उसकी एडवांस स्टेज है, उसके बाद की जो है ये स्टेज है और इसमें सबसे बड़ी जो बात है फिर पेशेंट का क्या जरूरत पड़ेगी, ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्राफ्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ्ट का मतलब उस घाव को भरने के लिए कहीं और का स्किन उठा के वहाँ चेपना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, इनकी ग्राफ्टिंग की जरूरत रहेगी। थर्ड डिग्री एकदम ड्राई है, लेदर स्किन हो जाएगा, वाइट डार्क रहेगा, ब्राउन रहेगा, चार्ड रहेगा और आदमी को दर्द भी नहीं होगा, बिल्कुल कम दर्द रहेगा। क्यों कम दर्द रहेगा, क्योंकि नर्व सप्लाई भी क्या हो गई, जल गई। अब दर्द होता है नर्व की वजह से, नर्व भी जल गई। ऑलवेज रिक्वायर सर्जरी, ऐसे पेशेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर है फोर्थ डिग्री बर्न, फोर्थ डिग्री का मतलब इससे भी ज़्यादा जल गया है, ये एक एडवांस स्टेज है, इसके अंदर सारी जो है वो हड्डी तक दिखने लग गई, एकदम वहाँ देखो आपको ब्लैकिश नज़र आएगा, मसल्स भी जल गई और वहाँ पे हड्डी नज़र आ रही है, पूरा ही जल गया। ये बहुत फोर्थ डिग्री है, इसमें भी सर्जिकल मैनेजमेंट भी जरूरत पड़ेगी और इसके साथ में रिहेबिलिटेटिव कॉस्मेटिक की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद और भी सर्जरियाँ होगी, कई बार पेशेंट को और भी दिखाना पड़ेगा, हो सकता है ऑर्गन चला भी जाए, उसको जो रिहेबिलिटेशन या ऐसे इम्प्लांट या कुछ ग्राफ्टिंग इस चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अपने पढ़ा डिग्री ऑफ दी बर्न, ये अलग अलग डिग्री के अंदर अपने अलग अलग बताया। फिर जो इसके अंदर जो फॉलो करते हैं है ना, बर्न के अंदर जो फ्लूइड देते हैं इसमें, या बर्न का प्रतिशत पता करने के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 से अपन आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट कितने प्रतिशत जला है। पेशेंट की पूरी जो बॉडी है ये 100% माना, अलग अलग पार्ट को अलग अलग नंबरिंग दिए गए हैं और कितने नंबरिंग के हिसाब से कितना प्रतिशत है और कितने प्रतिशत के हिसाब से पेशेंट को कैसे फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना, ये एक रूल ऑफ 9 इसके बारे में बताता है। प्रतिशत भी बताता है, कितना हमें फ्लूइड भी देना है और क्या क्या हमें ट्रीटमेंट मोडालिटी या फ्लूइड को रिप्लेस कैसे करें, ये एक पूरा रूल ऑफ 9 बताता है। तो इसको अपन कल पढ़े तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल ऑफ 9 जो है आज अपन इतना ही पढ़े, ये पढ़ के आना घर पे।